मुद्दा बड़ा अहम है, आप भी देख रहे हैं। और सबसे पहले मैं धर्मवीर जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है, अब की बार इस तरीके की एक और घटना आई और पूरे देश को झंझोर दिया। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें ऐसी भी हुई हैं जो चीजें नहीं होनी चाहिए थी, कि जब भी घटना होती है उसे या तो जातिगत रंग देने की कोशिश होती है, जातिगत रंग के साथ साथ ऐसी भी कोशिश होती है कि दंगे भड़के। और जिस चीज की अभी हमारे सामने बहुत सारी जानकारियां लगातार आ रही हैं। लेकिन आप देखेंगे धर्मवीर जी, जिस तरह अब की बार मायावती जी ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया और बहुत सारी चीजों को एकदम सपाट तरीके से बोला, अपनी बात रखी, और वो बात लोगों ने सुनी भी, देखी भी। कोई हो हंगामा, कोई किसी प्रकार का रैली हुड़दंग कुछ नहीं। इसी तरीके से और लोगों को भी अपनी बात रखने में क्या गुरेज है? क्या भीड़ ले जाकर, बहुत तेज शोर मचाकर, बड़े बड़े मार्च निकालकर इस तरीके से होना चाहिए? और इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है कि अगर एक जगह इस तरीके की बातें हो रही हैं, अगर हाथरस के अंदर सबको जाना है तो फिर बलरामपुर भी जाना चाहिए, फिर राजस्थान भी जाना चाहिए, फिर पश्चिम बंगाल भी जाना चाहिए। फिर छोड़ा क्यों जाए? आखिर एक ही जगह ऐसी क्या चीज हो जाती है कि आपको लगता है कि सबसे ज्यादा अन्याय वहीं होगा, बाकी कहीं और अन्याय होगा ही नहीं? क्योंकि अगर कोई भी दोषी है, क्योंकि घिनौनी घटना है ये, इसका कोई समर्थन नहीं करेगा। और मैं तो ये कहूंगा, चाहे पुलिस कोई भी हो, कोई नहीं चाहेगी कि ऐसी घटनाओं का समर्थन किया जाए। लापरवाही जिससे भी हुई हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग सबको करनी चाहिए, और कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि आप इस तरीके की घटनाएं आगे ना देख पाए। जी धर्मवीर जी, क्या कहना चाहेंगे आप? साजिश और राजनीति। जी परमिंदर जी, जब बहन बेटियों के रक्षक ही अगर भक्षक बन जाएंगे, और जी जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं देश में, चाहे वो किसी भी कोने में हैं, वो जब अत्याचारों पर उतर आते हैं तो ये इतिहास है, आज का इतिहास नहीं है कि ये दलितों पर, शोषितों पर, वंचितों पर जो ये सामंतवादी लोग अत्याचार करते हैं, वो बहन बेटियों के साथ चाहे बलात्कार हो और चाहे वो दूसरे तरह के अत्याचार हो। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार चल रही है, ये राम राज्य का वादा करके आए थे। और राम राज्य में क्या था कि सीता मैया रावण की कैद में भी सुरक्षित थी। जो एक राक्षस था उसकी कैद में सीता मां सुरक्षित थी। लेकिन आज अगर आप उत्तर प्रदेश की हालत को देखें तो 11 बलात्कार के केस रोज अपराध में पंजीकृत होते हैं, और उस पर सरकार अगर सख्ती से कार्रवाई करे तो दरिंदों की और ये जघन्य अपराध, ऐसी ओछी मानसिकता वाले जो लोग हैं, इनकी हिम्मत नहीं है। लेकिन सरकार जब अपने वचन से फिर जाए और अपने कर्म से फिर जाए तो फिर न्याय कौन देगा? बेटी के साथ, मैं हाथरस पर ही लौट के आऊंगा, बेटी के साथ में बलात्कार हुआ और वो 8 दिन तक थाने के चक्कर लगाती रही, लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, और रिपोर्ट लास्ट में 8 दिन 10 दिन बाद दर्ज हुई तो वो छेड़छाड़ में हुई। उसके बाद में उसके साथ में उस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया कि उसकी जीभ काट ली गई, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी कमर की हड्डी तोड़ दी गई, और सरकार इतनी संवेदनशील नहीं थी। जो जांच रिपोर्ट है उसमें कहीं भी जीभ काटने की बात तो आई नहीं। लेकिन हम यही कहेंगे कि घटना हुई है और अपने आप में लापरवाही हुई है, चूक भी हुई है धर्मवीर जी। लेकिन जिस तरह से वहां पर उस तरीके से लोगों का आना, और आज तक आखिर क्या इस तरीके से भी न्याय मिलता है? जैसी जिस तरीके की व्यवस्थाएं आने वाले समय में देखी जा रही है, लगातार उस चीज को लेकर आप ये बताइए, सीबीआई जांच की मांग थी, वो भी हो गई, कोर्ट ने भी उसका संज्ञान ले लिया। उसके अलावा एसआईटी का गठन भी हो गया। मुखिया सूबे के खुद कह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। चीफ सेक्रेटरी भी जा रहे हैं, डीजीपी भी जा रहे हैं, एडीजी भी जा रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं, पक्ष विपक्ष सब गया। आखिर एक ही जगह क्यों? घटना तो और भी जगह हुई है, दरिंदे तो सभी जगह है। आखिर विपक्ष को भी तो इस तरीके की चीजें करनी चाहिए। जैसे अगर मायावती जी ने सारी बातें रखी, उन्होंने बात उठाई, लेकिन एक कहते हैं ना मर्यादित तरीके से उठाई। जी
परविंदर जी, मुझे जरा 20 सेकंड दीजिए बोलने के लिए। मैं आपकी सब बात का जवाब दूंगा। आपकी बड़ी जी, संयमित जी, और अच्छी बोलिए। डिबेट होती है। मुझे 10 सेकंड 20 सेकंड दीजिए। मुझे आप ये बताइए परविंदर जी। जी कि मोदी जी का जब टेलीफोन योगी जी के पास आया था तो क्या उन्होंने ये कहा था कि आप बेटी की चिता को रात को पेट्रोल डाल के जला देना? क्या ये कहा था कि बेटी के पिता को डीएम सीने पर लात मार करके बेहोश करेगा? क्या ये कहा था कि बेटी के पीड़िता के पक्ष वाले जो है वो भय में जिएंगे? क्या ये कहा था कि वहां पर डीएम एसपी जो है वो निर्दयता के साथ में विपक्ष को कुचलने का काम करेंगे? क्या कहा था मोदी जी ने योगी जी से? और आज उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, 12 बलात्कार के केस रोज हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश का सांसद हाथरस का वो बलात्कारियों से जेल में मिलने जाता है। इनका बीजेपी का एक पूर्व विधायक जो है वहां खुलेआम गुंडाई कर रहा है और वो कह रहा है कि हम देखेंगे, और वहां पर करनी सेना के और ठाकुर, पूरे देश के ठाकुर इकट्ठे होकर के पुलिस के साये में जो है बदमाशी कर रहे हैं। तो कौन जिम्मेदार है इसका? ये कहां, ये कौन सी कानून व्यवस्था है? ये कौन सा न्याय है? आखिर आप बेटी को न्याय देने के लिए, और जो सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं, मुझे आप अपने चैनल पर दिखाइए कि मुख्यमंत्री जी ने कौन सा आदेश किया सीबीआई जांच का, फिर एसआईटी जांच क्यों चल रही है उसमें? अभी तक जो है सीबीआई के सुपुर्द केस नहीं हुआ है। ये योगी आदित्यनाथ जी ने 3 दिन पहले कहा, 2 दिन पहले कहा कि हम सीबीआई जांच कराएंगे। कौन सा सीबीआई का वहां एसपी वहां इन्वेस्टिगेशन के लिए गया? वहां एसआईटी के लोग घूम रहे हैं। और एलआईयू के इंस्पेक्टर ने क्या कहा कि ये सब डीएम की करतूत से हुआ है। वो कौन से लोग हैं जो पंचम तल पर बैठ करके और इनको दिशा निर्देश कर रहे हैं डीएम एसपी को कि आप ऐसा ऐसा करिए, ऐसा ऐसा करिए? वो कौन लोग हैं? वो कब पकड़ में आएंगे? ये डीएम कब बर्खास्त होंगे? ये कब जेल भेजे जाएंगे? वो एसपी, वो ये सारे जो ये भी अपने आप में बहुत सारी बातें हैं। इसी बात पे तो ये सब चीज हो रही है धर्मवीर जी, कि आखिर गलतियां हुई हैं उसी का तो खमियाजा है कि इस तरीके की कार्रवाई हुई। बहुत सारे सिपाही सस्पेंड हुए, एसपी सस्पेंड हुए, कार्रवाई लगातार चल रही है। लेकिन कार्रवाई करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें, जिस तरीके से अगर हम बात करें, वरुण, मैं आपके पास आना चाहूंगा। वरुण, जिस तरह आज भी एक नई चीज अब आई है कि इस घटना को लेकर देश में दंगे भड़काने की भी कोशिश हुई है, तो वरुण, कहीं ना कहीं एक सबसे अहम बात यह भी है कि अगर कोई घटना हुई है और उसे उठाया गया, ठीक है, उस घटना में न्यायिक प्रक्रिया पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा ना। अगर हम ये कह दें कि हमें सीबीआई पर भी विश्वास नहीं है, हमें कोर्ट पे भी विश्वास नहीं है, पुलिस पे भी नहीं है, किसी पे भी नहीं है, हर कोई वो है, तो आखिर विश्वास किस पर किया जाए? तो ऐसी जगह, ऐसी चीजें होने से कहीं ना कहीं जो ऐसे लोग होते हैं जो इन चीजों का फायदा उठाते हैं, और वो आपके सामने आ रहा है आजकल। जिस तरीके से दंगे भड़काने की भी इसमें कोशिशें हुई हैं, जातिगत रंग देने की कोशिश हुई है। अरे जो भी अपराधी है वो अपराध करता है तो जाति देखकर कोई अपराध नहीं करता। ऐसा घिनौना अपराध तो बिल्कुल हम ये कहेंगे वो व्यक्ति इस हम कहेंगे दुनिया में रहने लायक ही नहीं है। जी वरुण जी। मीडिया को मैं साधुवाद देना चाहूंगा, मीडिया की हमारी बहनों को साधुवाद देना चाहूंगा कि पुलिस की बदतमीजी और मारपीट के बावजूद उन्होंने इस हाथरस कांड को एक्सपोज किया। और आप जो बात ये कह रहे हो, नैरेटिव जो सेट हो रहा है ना, राजनीति हो रही, राजनीति भाई जनप्रतिनिधि होंगे, सामाजिक लोग होंगे, जो जहां भी गड़बड़ होगी, कोई गंदगी होगी, दरिंदगी होगी, जिसकी हम खुले शब्दों से निंदा, भर्त्सना, उस पर कार्रवाई की मांग भी सब करते हैं, वहां जाएंगे जनप्रतिनिधि। लोकतंत्र है भारत में। कल को तो कोई कह देगा साहब संसद का सत्र मत बुलाओ, लो विधानसभा मत बुलाओ। नहीं जा रहे हैं वरुण जी? वहां भी जाइए, राजस्थान भी जाइए, और भी जगह हैं, आंकड़े बहुत सारे हैं जी। तो सुन लो आप पूरे, यहाँ इसलिए हुआ है, दूसरी पूरे देश में ही हो रही घटनाएं, गंदी घटनाएं हो रही है, उसमें सब जगह जनप्रतिनिधियों को जाना चाहिए। आपकी बात सही है, लेकिन हाथरस का अलग इसलिए एग्जाम्पल हो गया कि वहां जाने लगे, धारा 144 लगा दिया, बॉर्डर सील कर दिए, परिवार को बंधक बना दिया। आप प्रियंका गांधी जी जो महिला है उनसे आप बदतमीजी कर रहे हो, एक लड़की का आपने कपड़े फाड़ दिए, महिला पत्रकार जो बहनें में गई उनसे बदतमीजी कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो। आपको ऐसा क्या डर था रात को अर्धरात्रि में? आप बात तो हिंदुवाद करते हो पूरे देश में, जिसके पीछे आप सत्ता में हो, और अर्धरात्रि में आप शव का दाह संस्कार करते हो पेट्रोल से, परिवार को मिलने नहीं देते हो। डीएम आपका मीडिया ने दिखाया, वीडियो पे दिखा रहा है, मीडिया चला जाएगा, ऐसा मत करो, धमका रहा है। नार्को टेस्ट कभी सुना है पीड़ित परिवार का? एडीजी
जी कह रहा है, पहले कह रहा है फेक न्यूज है, और फिर कह रहा है भाई रिपोर्ट में नहीं, तो डाइंग डिक्लेरेशन इन लॉ क्या होता है भाई, उसका क्या होगा। ये सारे जो मुद्दे हुए हैं ना, उसके कारण जो है लोगों में इस चीज को मीडिया ने हाईलाइट किया, जो राजनीति के जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक लोग हैं, उनको वहां जाना पड़ा। ये घटना के बाद जो इन्होंने एक्शन लिया, अभी तो 2 दिन से जो आप कह रहे हो, ये तो योगी आदित्यनाथ की इमेज को डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास है। ये हाईकोर्ट ने भी कोई आदित्यनाथ जी ने स्वयं स्वप्रेरित संज्ञान लिया है। सीबीआई की मांग भी, क्या हुआ, इतना पब्लिक प्रेशर हुआ, मीडिया का प्रेशर हुआ, जब केंद्र ने देखा कि पूरे देश में थूथू हो रही है, जब सीबीआई को जांच ली, सीबीआई ने क्या कर दी, क्या एफआईआर अभी तक, दूसरे मामलों में तो फटाफट 8 घंटे 10 घंटे में एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। इसलिए जब सीबीआई में केस चला गया, तो राज्य सरकार ने जो कार्रवाई इतनी लेट करी है, उसकी तो कोई औचित्य नहीं रह जाता है। और ये टेलीग्राफ जो आप वर्ग संघर्ष, जाति संघर्ष की जो बात कर रहे हो, ये टेलीग्राफ ने और अखबारों ने, आप लोगों ने मीडिया में 3-4 दिन पहले ही दे दिया था कि वहां वर्ग संघर्ष और जाति संघर्ष हो सकता है। और आपको सबको पता है वहां कौन कराना चाह रहा है। ये दलितों के ये बात करना जातिगत, हम तो कांग्रेस तो कभी भी ऐसी डिवाइस की बातें करती नहीं है, मैं भी नहीं पसंद करूंगा। लेकिन ये चीजें आप उत्तर प्रदेश को जलने आग में क्यों झोंकना चाह रहे हो? आपने एक अनुभवी, गैर अनुभवी, यही बात हो रही है कि आखिर उत्तर प्रदेश को ही क्यों, क्योंकि घटनाएं हर जगह हैं वरुण जी, और जिस तरह से इस तरीके की बातें आ रही हैं, एक ही जगह इतनी ज्यादा राजनीति क्यों? अगर एक ही घटना सबको दिख रही है, तो घटनाएं जो इतनी सारी हो रही है उन पर क्यों नहीं? कहीं ना कहीं यह संकेत भी करता है कि इसमें कुछ तो है। और संदीप चौधरी, अगर आप देखें एक ही मामले को लेकर, क्या संदीप लगातार आप तो बहुत समय से देख रहे हैं, जो इस तरीके की घटनाएं हैं, चाहे वो निर्भया की बात हो या उसके बाद हैदराबाद की बात हो, बहुत जगह हुई हैं, बहुत सारे सख्त निर्णय भी हुए हैं, फांसी भी हुई है, लेकिन क्या ऐसी मानसिकता, जो मैं कहूंगा नीच मानसिकता वाले लोग हैं, जो इस तरीके की हरकत करते हैं, क्या वो रुक गए? तो कमी कहां है? कमी क्या सारी कमी सरकार, प्रशासन, पुलिस और सभी की है? बहुत सारी चीजें हैं। आखिर हम जब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो राजनीति में एक बहुत बड़ी बात यह है कि सारे जो नेता हैं, क्या उन्होंने कोई ऐसे फैसले लेने की बात की कि अब हम इस तरीके के फैसले ले रहे हैं, आगे से इस तरीके की कोई घटना नहीं होगी? घटना होती है तो फिर राजनीति जरूर शुरू होती है, और कहीं ना कहीं घटना में हम फिर कहेंगे हर बार कहीं ना कहीं जातिगत एंगल जरूर आता है। जी संदीप जी, कैसे देखते हैं आप? स्वामी जी, मैं आपको बताऊं, जो जैसे पत्रकार लोग हैं, पत्रकारिता करते हैं, अगर कहीं कोई मैच होगा तो उसमें भी पत्रकार अपनी पत्रकारिता करेगा, कहीं रेप का केस होगा उसमें भी पत्रकार अपनी पत्रकारिता करेगा। इसी तरीके से पॉलिटिशियन का काम है, कोई भी मुद्दा होता है तो हमारे देश की जो राजनीति है, जो विपक्ष है, खासकर विपक्ष खड़ा होता ही होता है। अगर कहीं पे जेडीयू की सरकार है, आरजेडी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, और वहां पे विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी को चुप नहीं रहना चाहिए। मैं मानता हूं विपक्ष का रोल अदा करना चाहिए। ठीक इसी तरीके से अगर कहीं दूसरी पार्टियों की सरकार है और वहां पे विपक्ष में कांग्रेस है या दूसरे दल है, उनको खड़ा होना चाहिए। आम आदमी की आवाज बनना विपक्ष का काम है। तो मुझे लगता है विपक्ष ने अपना काम मजबूती से किया है। और जहां तक बात आती है सरकार की, तो सरकार ने जिस तरीके से योगी जी का स्टेटमेंट आया है, काबिल तारीफ है। जिस तरीके से एक्शन लिया है वो भी तारीफ के काबिल है। लेकिन इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता, चीजों में डिले हुआ है, चीजें टाइम से होनी चाहिए थी, और इस चीज के लिए बिल्कुल माफी नहीं दी जा सकती। जिस तरीके से उस महिला को, उस हमारी बच्ची को रात में पुलिस ने फोर्सफुली उसका दाह संस्कार करने का काम किया, इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में कुछ ना कुछ काला था। उस चीज को पुलिस ने, प्रशासन ने दबाने की, छुपाने की कोशिश की। इसमें प्रॉपर चीज की जांच होनी चाहिए। ये अपने आप में एक अहम बात है कि कुछ ना कुछ निर्णय हुए, और कुछ अगर गलती ना होती तो ऐसा क्यों होता? गलती तो हुई है, चूक तो हुई है, उसके अंदर जो भी लोग शामिल हैं उन्हें सजा मिलनी भी चाहिए। लेकिन हम फिर एक बात कहेंगे संदीप, कि आज ना तो कोई भी व्यक्ति एसआईटी पर विश्वास करने को तैयार है, ना सीबीआई पर, ना न्यायिक प्रक्रिया पर। हर चीज पर सवाल उठ रहे हैं, हर चीज पर यह हो रहा है। क्या मैं यही एक बात है संदीप जी, क्योंकि विपक्ष का काम है किसी भी मुद्दे को उठाना भी चाहिए, हक बनता है। आखिर नहीं उठाएंगे तो आंखें कैसे खुलेगी? मीडिया का काम है दिखाने का, दिखाना चाहिए। नहीं दिखाएगी संदीप तो कैसे काम चलेगा? लेकिन
उसके बाद एक ही चीज आती है कि मांग क्या है। मांग तो न्याय की है ना, तो वो न्यायिक प्रक्रिया पर भी उंगली अगर हम सब लोग उठाएंगे तो फिर कैसे देश चलेगा। जी संदीप। गोस्वामी जी, मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों के कहने से या पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप लगाने से ऐसा नहीं है कि हमारा जांच एजेंसियों से या हमारा कोर्ट कचहरी से विश्वास उठ जाएगा या हमारे जजिज से विश्वास उठ जाएगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस के मंत्री रहे महिपाल मदेरणा जेल में हैं बलात्कार के केस में। जब वो विपक्ष ने आवाज उठाई, जब लोग सड़कों पे उतरे तो वो जेल में गए। निर्भया वाले मामले में पूरा देश सड़कों पे उतरा तो उसको न्याय मिला, उन लोगों को फांसी तक की सजा हुई, उसको अरेस्ट किया गया, सारी चीजें हुई। आपने यूपी के हाल ही में 2-3 केसेस ऐसे देखे होंगे, चाहे कुलदीप सेंगर का मामला रहा हो, चाहे दूसरा रहा हो। जब विपक्ष मजबूती से खड़ा हुआ, जनता सड़कों पर उतरी तो चीजें तेजी से हुई है। सरकार ने एक्शन भी लिया है। कहीं न कहीं इन जो सड़कों पर उतरने वाला मुद्दा मामला होता है, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे वो जनता का हो, इसका मतलब होता है कि शासन और प्रशासन पर दबाव बनाया जाए, उसमें तेजी लाई जाए, उनका जो भी क्रियाकलाप है। तो इस चीज को ऐसे समझने की जरूरत है और न्याय मिलता रहा है। ऐसा नहीं है कि आप विपक्ष किसी चीज पे नाराजगी जताकर ये कहते हैं कि हमें कोर्ट पे विश्वास नहीं है। ओवैसी कहता है कि मंदिर बन गया हमें विश्वास उठ गया, या कोई कहता है धारा 370 हटा दी तो यहाँ पे कानून नहीं है। ये चीजें राजनीतिक स्टेटमेंट हो सकती है, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है, हमारी जांच एजेंसियां वो हमारे ही समाज के, हमारे ही घर परिवार के लोग हैं जो काम करते हैं, देश हित में काम करते हैं। ऐसे तो कुछ लोग आपको मिल जाएंगे जो सेना पर सवाल उठाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आज सेना की वजह से हम सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है। अगर हम इन चीजों को बोलेंगे संदीप जी, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी कि हम तो खुद ही अपनी जांच एजेंसियों का मोरल डाउन कर रहे हैं, उन पर विश्वास ना कर क्या संदेश हम दे रहे हैं। बहुत सारी बातें, और हमारे साथ संदीप द्विवेदी भी है। संदीप, जिस तरह से सारी चीजें आपके सामने हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है, राजनीति हो रही है, राजनीति होनी भी चाहिए क्योंकि राजनेता है तो राजनीति करनी भी पड़ेगी। ऐसे ही बहुत सारी बात हुई कि मीडिया ट्रायल है, उसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठे। ठीक है भाई, मीडिया का काम है दिखाने का, दिखा दिया। लेकिन अब सबसे अहम एक बात आ रही है संदीप कि जिस तरह इसमें सारी चीजें हो गई, सीबीआई की मांग भी हो गई, सीबीआई जांच के लिए कह दिया गया, एसआईटी की बात थी, एसआईटी हो गई, सस्पेंड हो गए, बहुत कुछ चीजें। हाँ, डीएम को लेकर जरूर बहुत सारे लोगों के आज भी सवाल हैं और वो खड़े हुए हैं। लेकिन इसकी आड़ में अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ी सुनियोजित साजिश भी हुई कि हाथरस को लेकर जिस तरह सोशल मीडिया पर पैसे लेने की बात और बहुत सारी चीजें आप आई हैं, टेरर फंडिंग की बात आई है, दंगे भड़काने की बात आई है, यह भी अपने आप में बहुत ही अहम बात है, तो इस पर भी बात होनी चाहिए। जी संदीप। देखिए परविंदर जी, मैं आपको एक बहुत अच्छा एंगल आपने पकड़ा और मैं सराहना करता हूं कि कहीं ना कहीं आप पीछे फ्लैशबैक में जाके उस चीज तक को देखने में सक्षम रहे जो कहीं ना कहीं मीडिया को दिखाना चाहिए था। आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए। दिल्ली के दंगों के बाद जिस तरीके से ताहिर हुसैन और उनके गुर्गे पकड़े गए और जब उनकी इंक्वायरी की गई तो जिस तरीके से इंटरनेशनल कनेक्शंस निकले और जो एनजीओ देश छोड़ के भाग गए उनके कनेक्शन निकले, तो कहीं ना कहीं सरकार भी बैकफुट पे थी। सरकार को लगा कि एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें हमें बहुत एग्रेसिवली और बहुत जल्दी कुछ ना कुछ कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। सत्र संसद का आया और अगर आप देखिए तो इसमें 7 से 8 ऐसे बड़े बड़े डिसीजन लिए गए जिसमें टेरर फंडिंग और विदेशी फंडिंग करने वाली एजेंसियों के ऊपर नकेल कस दी गई। यहां तक कि इस देश में हर उस नॉन प्रॉफिटेबल एजेंसी जो इस देश में काम करती है उसके लिए 12A दोबारा से कंपलसरी कर दिया गया। ये कोई छोटा स्टेप नहीं था। 50% से 20% एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कर देना, ये कोई छोटा मोटा स्टेप नहीं था। ये उनके मुंह पे करारा तमाचा था जो एनजीओ के नाम पे, समाज सेवी संस्थाओं के नाम पे डेमोक्रेसी अनस्टेबल करने के लिए और कहीं ना कहीं इस देश में दंगे भड़काने के लिए काम करते थे। अब आप हाथरस के केस पे आइए। इस केस में अगर हम ये सोचें कि ये जितने राजनेता उतरे हैं मैदान में, ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए या उस बेटी के को बचाने के लिए मैदान में उतरे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारी और आपकी गलतफहमी है। ये सिर्फ उतरे हैं उन विदेशी आकाओं की गुलामी के जो पैसे लिए थे उन पे खरा उतरने के लिए। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सबसे बड़ी पार्टियां हैं जो सबसे ज्यादा विदेशी फंडिंग लेती हैं और इनके ऊपर सबसे बड़ी नकेल कसी है सरकार ने विदेशी फंडिंग पर रोक लगा के। तो इन्हें लगा कि जिस तरीके से गांधी पीस फाउंडेशन अभी बीच में कटघरे में था और उसके ऊपर इंक्वायरी बैठी, तो राहुल गांधी को तो आना ही था, उन्हें तो मौका ढूंढना ही था। हाथरस केस को अगर डे 1 से देखिए, एफआईआर जिस विक्टिम के साथ कुछ घटना होती है उसका फर्स्ट ब्लड रिलेटिव ही लिखाता है। इस केस में उसके फादर ने एफआईआर लिखाई थी
एक भी घटना का जिक्र नहीं था जहां उन्होंने पहली एफआईआर में रेप की बात की हो। ऐसा क्या होता है कि 4-5 दिन के बाद कांग्रेस के नेता मिलने जाते हैं और उससे कहते हैं कि नहीं, आप जिद पे अड़ जाइए, हम आपको 50 लाख मुआवजा दिलवाएंगे। जिस तरीके से मीडिया में ऑडियो वायरल हुआ, अगले दिन फिर वो उसका पिता जाता है कि नहीं, हमारी बेटी के साथ बलात्कार भी हुआ, छेड़छाड़ भी हुआ, ये भी हुआ, वे हुआ भी। आप देखिए 3 मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं। फर्स्ट मेडिकल रिपोर्ट जब वो हॉस्पिटल में चेकअप के लिए गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उसके कपड़ों की जो मेडिकल रिपोर्ट आती है वो आई है। 3 में से किसी में भी बलात्कार की पुष्टि नहीं है। इवन जितने भी वीडियो आए उसकी, उस लड़की का जहां ये घटना हुई थी वहां का एक वीडियो है, उसका और उसकी मां का। इसके बाद हॉस्पिटल में जब फर्स्ट हो गई है तब उसका और उसकी मां का वीडियो है। इसके बाद उसके बयान भी दर्ज हुए। उसने 4 दिन तक ये बात नहीं कही कि मेरे साथ बलात्कार हुआ। लेकिन ऐसा क्या होता है कि कांग्रेस के नेता मिलने जाते हैं और अगले दिन ही पूरा बलात्कार का एंगल आ जाता है। बेसिकली ये सुनियोजित साजिश थी दिल्ली की तरह यूपी को पूरा भड़काने की और यूपी में दंगा कराने की। ये दलितों और सवर्णों के बीच की बात नहीं थी। बड़ी है और चूक तो हुई है। आप देखिए कि रात में क्या किसी भी हिंदू धर्म में ये अधिकार दिए गए हैं कि आप रात में ही दाह संस्कार कर देंगे? देखिए मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक तौर पे वहां चाहे डीएम हो या जो भी लोकल ऑफिसर्स थे, उन्होंने कहीं ना कहीं इसमें कोताही बरत दी और इस मैटर को जितना सीरियसली और संवेदनशीलता से उन्हें हैंडल करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया और कहीं ना कहीं उन्हें इसकी सजा भी भुगतनी चाहिए। भाई उस परिवार का ये अधिकार बनता था कि उसकी बेटी की प्रॉपर्ली अंत्येष्टि हो, लेकिन उसके पीछे जिस तरीके से मीडिया डीएम बहुत ज्यादा प्रेशर से इस दबाव में था कि अगले दिन दंगे भड़काने की साजिश की जा रही थी उस बेटी की लाश पे, इसके ऊपर एक्शन भी लिया गया। ये पूर्ण रूप से, अगर राहुल गांधी की बात करिए, प्रियंका गांधी की बात करिए या समाजवादी पार्टी के नेताओं की बात करिए, जब वो बेटी हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स पे तड़प रही थी, किसी का एक ट्वीट नहीं आया, किसी का की हिम्मत नहीं हुई। स्वामी की बात करिए, कुलदीप सेंगर की बात करिए, साक्षी महाराज की बात राहुल गांधी को जाना था, अकेले चले जाते, 5,000 लोग उस बेटी से मिलने जा रहे थे। दूसरी इनका दोगलापन देखिए, इनके मुख्यमंत्री गहलोत जी एक ट्वीट डालते हैं राजस्थान में जो घटना हुई थी कि लड़कियां जबरदस्ती अपने दोस्तों के साथ गई थी, बलात्कार करके वापस आई और एफआईआर खुलेआम बलात्कारियों को बचाने वाले मुख्यमंत्री पे एक शब्द इनके मुंह से नहीं बोला गया। मैं खुले तौर पर कहूंगा कोई भी बच्ची इस देश की नहीं चाहेगी कि वो किसी के साथ जाए और उसके साथ एक घटना हो, फिर आके वो एफआईआर लिखवाए बलात्कार की और फिर वापस बातें, यही सब ऐसी चीजें हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं, बहुत ही खतरनाक है। आने वाले दिनों में समाज किस दिशा में जा रहा है और हम कहां लेके जा रहे हैं, आखिर हम कर क्या रहे हैं, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जाइएगा नहीं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं हाथरस कांड की। जी हाँ, जिस तरीके से बहुत सारी बातें इस कांड के साथ साथ, क्योंकि ऐसी घिनौनी घटना है जिसके बारे में सोचना भी गलत है और ऐसे लोगों को जो भी इस तरीके की घटनाओं में शामिल रहते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उस सजा के बाद कहीं ना कहीं ये भी होना चाहिए कि वो सजा ऐसी हो कि आगे कोई इस प्रकार की घटना ना कर पाए, इस प्रकार से कोई हरकत ना कर पाए। इस पर भी हमें और हमारे समाज को और हमारे राजनेताओं को सोचना चाहिए। उसके अलावा इनकी आड़ में जातिगत राजनीति ना हो और दंगे भड़काने की जो कोशिश होती है, क्योंकि दंगे जब रूप लेते हैं ना तब वो ये नहीं देखते कि क्या हो रहा है, तब बहुत सारी जानें ऐसी चली जाती हैं जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनका इस राजनीति से भी कुछ लेना देना था। तो ये सब चीजों पर भी हमें सोचना चाहिए और संवेदनशील होना चाहिए। हमारे साथ ज्ञानेंद्र अवाना जी हैं, एक्स डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस। ज्ञानेंद्र जी, जब भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो सबसे अहम एक बात हमेशा पुलिस कटघरे में रहती है ज्ञानेंद्र जी, और पुलिस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। यह अलग बात है कि इनकाउंटर कर दे तो भी सवालिया निशान, ना करें तो भी सवालिया निशान, और जो प्रथम श्रेणी में जब निलंबन होता है तो भी पुलिस ही आती है। ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं, कैसे देखते हैं ज्ञानेंद्र जी?
और हाथरस की घटना को भी आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि एक बात इसमें एक एंगल और आ रहा है कि इस घटना के बाद जिस तरीके से सुनियोजित दंगे कराने की साजिशें अब तक लगातार चल रही हैं, वो भी अपने आप में खतरनाक है। तो वो जो एंगल है वो आपस में कैसे मैच होता है, और आपकी नजर में पुलिस को कैसे रिफॉर्म करना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो मोरल होता है ना, वो डाउन तो होता है। जी ज्ञानेंद्र जी। जी गोस्वामी जी, मैं काफी देर से ये डिबेट सुन रहा था। तो एक तो मैं एक बात बड़े विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई घटना होती है तो उस घटना पे शायद ही किसी का इतना ध्यान हो, जो इन्वेस्टिगेशन है उसको पूर्ण रूप से प्रभावित किया जाता है। कभी कोई पहुंच जाते हैं, मैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूँ, कि जब ये वहां जाना शुरू कर देते हैं तो पुलिस बेचारी बंदोबस्त में लग जाती है और सारे काम करती है, और जो उसका मुख्य काम है वो छोड़ के। अगर इन नेताओं को इतना ही कंसर्न है तो ये जुलूस में क्यों जाते हैं? एक या दो आदमी जाए और जाके मिलके चलाए, तो पूरा हुजूम लेके चलते हैं और सारे पुलिस प्रशासन को दुखी कर देते हैं। ये कौन सी इन्वेस्टिगेशन की बहुत अच्छा एडिशन हो रहा है? ये तो सारा खराब कर देते। और इनका अपना सबका एंगल होता है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है। मैंने निर्भय केस में देखा और अब यही हाथरस में हो रहा है। तो दूसरी बात है, इनका कोई किसी का इंटरेस्ट नहीं है उस केस में। इनका बस एक इंटरेस्ट है, अपना जो व्यक्तिगत जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका जो एजेंडा है उसको चलाने के लिए सारे जाते हैं। तो मेरे विचार में इन लोगों का कोई सहयोग नहीं होता। जी ज्ञानेंद्र जी, बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि पुलिस ऐसी स्थिति में है कि करें तो मरे, ना करें तो मरे। बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल वो पुलिस शब्द पे आ जाते हैं, जबकि घटना में कोई ना कोई 1, 2, 4, 5 पुलिस वाले इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन बदनाम पूरी पुलिस होती है। ज्ञानेंद्र जी। जी ये देखिए जी, कि वो हिस्से हैं केस के जी, जगत, और एक केस के बाद जो उसकी हैंडलिंग, मैं ये मानता हूँ कि हैंडलिंग में कुछ प्रॉब्लम्स रही, उसके लिए लोगों को निलंबित हो रही है। ठीक है, होना है। ज्ञानेंद्र जी, शायद आपकी आवाज में कुछ गड़बड़ है, और हम धर्मवीर जी आपके पास ही आना चाहेंगे कि बहुत सारे सवाल रहते हैं, क्योंकि सरकारें किसी की भी रही हो धर्मवीर जी, हर सरकार के अंदर इस तरीके की घटनाएं होती रही हैं, कहीं भी हो, किसी की भी हो, क्योंकि ये एक ऐसी मानसिकता है, मैं कहूँगा एक विकृति है ये इंसान के अंदर। ये ऐसी विकृति है जिसका कैसे समाधान हो, इस पर कभी भी कानून बनाने से, या हम कहेंगे बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं कि आप झल्लूस, धरने, प्रदर्शन, उन्हें दंड देने, उनसे कुछ नहीं होगा। ये विकृति तो समाज के लोग ही कुछ इस तरीके से दूर कर सकते हैं कि जब हम अपने संस्कार और हम अपनी जो संस्कृति है उसे पीछे छोड़ देते हैं, तब ये विकृति सामने आती है और ये घटनाएं होती हैं। धर्मवीर जी, सबसे अहम बात यही है कि आखिर पुलिस के ऊपर तो सबकी नजर रहती है, सबके सवाल हैं। उसके बाद जब न्याय की बात आती है तो भी वही पुलिस चाहिए होती है। बहुत सारी चीजें, एक तरफ तो आप पुलिस को इस तरीके से कटघरे में खड़ा कर देते हैं कि जो आम पुलिस वाला है, जिसके मन में कुछ करने की बात होती है, वो भी डरा रहता है कि इसमें हाथ डालने से, ऐसा करने से। तो वो जो राजनेता शब्द है ना, वो भी पुलिस वालों पर हावी रहता है। जिस तरीके की बात अभी अमाना जी ने बताई कि कहीं ना कहीं राजनेता ही तो उन्हें प्रभावित करते हैं, चाहे वो जांच में जिस तरीके से करें। ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं। फिर आप न्याय की उम्मीद भी उन्हीं से करते हैं, फिर आप चाहते भी हैं कि वही सब कुछ सही करें, और वापस जब भी कोई बात जरा सी इधर से उधर जाती है तो आप ही कहते हैं अरे नहीं, ये तो सब बेकार हैं, इनके बस का कुछ नहीं है, इनके ऊपर तो सवाल ही सवाल है। तो इस परंपरा को कैसे तोड़ा जाए? दूसरी बात, क्या आपको नहीं लगता कि राजनीति होती है घटनाओं में? क्या आपको नहीं लगता कि आड़ में राजनीति के साथ साथ जातिगत राजनीति भी होती है, और
माहौल कैसे बिगड़े उस पर भी राजनीति होती है। जी धर्मवीर जी। परविंदर जी, पिछले 13 वर्षों के आप रिकॉर्ड को, एनसीआरबी के रिकॉर्ड को आप उठा के देखेंगे तो 2007 से 12 की सरकार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी, जिसमें ये केस बहुत ना के बराबर थे। इतना भय शासन का बदमाशों में, माफियाओं में था कि या तो अपराधी जेल में थे और या फिर जेल से बाहर थे। जो इकबाल शासन का, बदमाशों के अंदर होना चाहिए, भय का, डर का, वो था। लेकिन जब 12 के बाद 17 की और 17 से आज 20 की जो सरकार है, ये कंपटीशन कर रही है। वो अगर गुंडा राज था तो आज जंगल राज चल रहा है। आज उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी के आप आंकड़े उठा के देखिए तो पूरे भारत में जितने रेप हो रहे हैं उसके 50% उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। इसका क्या कारण है? जब शासन की मंशा नीचे वाले अपराधियों को बचाने की हो जाए, जब आप कुलदीप सेंगर जैसे अपराधियों को बचाएंगे और साक्षी महाराज सांसद जो है उसके बचाव में जेल में मिलने जाएंगे तो हौसले अपराधियों के कितने बढ़ जाएंगे। आज उत्तर प्रदेश में जो सबसे पहला काम सरकार का है वो ऐसे गुंडे माफियाओं को सबक सिखाने का है। आज मैं बहुत मतलब संजीदगी से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश से 8 महिला सांसद जाती हैं बीजेपी की, लेकिन किसी सांसद महिला के मुंह से एक आवाज नहीं निकल रही है। आज उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी का अगर शासन होता तो मैं निश्चित कह सकता हूं कि इस तरीके की वारदातों में बहुत गिरावट आती। बाकी ये जो सरकार इस समय प्रदेश में चल रही है, ये अपराधियों को महिमा मंडित करने वाली सरकार है और इसीलिए इसमें ज्यादा फल फूल रहे हैं। आपने डीएम को आज तक हटाया नहीं, लगातार वारदात पे वारदात हो रही है। क्यों हो रही है? आज उत्तर प्रदेश की हालत कानून व्यवस्था में बिल्कुल फेल हो चुकी है। अब योगी जी एक नया बहाना ले आए हैं। ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए 1 साल पहले अमेरिका में जो पीएफआई ने जो पोस्टर लॉन्च किया था उसको कह रहे हैं कि ये पोस्टर बनाया है और ये है और वो है। अरे भाई, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या आपसे कानून व्यवस्था नहीं समझ रही है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। क्यों आप जो है इन बच्चियों के साथ में, बहनों के साथ में, आज क्राइम एनसीआरबी का आंकड़ा ये कहता है कि उत्तर प्रदेश भारत में धर्मवीर जी, बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं वो अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन हम ये कहेंगे धर्मवीर जी, क्या आप समर्थन करते हैं, क्या आप समर्थन करते हैं कि घटनाओं पर इस तरीके से भीड़ ले जानी चाहिए? क्या आप समर्थन करते हैं कि इस तरीके से नहीं जातिगत राजनीति होनी चाहिए? क्या आप समर्थन करते हैं? फिर क्या होगा अगर सभी लोग सब जगह जाने लगेंगे? कहां, कौन संभालेगा उस भीड़ को? जी धर्मवीर जी। परविंदर जी सुनिए, परविंदर जी सुनिए, माया त्यागी कांड हुआ था बागपत में, भीड़म भीड़। भाई, प्रदेश की कानून व्यवस्था का मुखिया कौन है? होम मिनिस्टर होम मिनिस्ट्री किसके पास है? योगी आदित्यनाथ जी के पास है। जब आपका मंसूबा इस तरीके का नहीं है कि आप उसको कंट्रोल करें, आप जो है वहां बुलाते हैं और लाठीचार्ज कराते हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश पर 28 सितंबर को हमारा बीएसपी का प्रतिनिधिमंडल गया। आपने देखा कि वहां कोई बदमाशी हुई, वहां कोई भीड़भाड़ हुई, कोई नारेबाजी हुई। हम लोग पीड़ित पक्ष के लोगों से मिलकर के आए, उनकी समस्या को सुना और हमने उनको दिलासा दिया। बाकी जो ये टूरिज्म कर रहे हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी, बिल्कुल धर्मवीर जी, मैं इसी बात को आपसे पूछने चाह रहा था कि जब आपका प्रतिनिधिमंडल गया तो क्या किसी ने आप लोगों को रोका? आपने सारी बात की, भीड़ लेकर क्यों नहीं गए आप भी? हमको जी देखिए, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। ये जो राजनीति में पर्यटन हो रहा है, ये राजनीतिक पर्यटन बिल्कुल बंद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का 60 साल का कुशासन था, जो ये फिरका प्रस्त ताकतें सत्ता में आई। अगर उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होती दलितों के, वंचितों के, किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के हक में, तो ये फिरका प्रस्त ताकतें योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश में नहीं बनती। ये कानून को तोड़ने वाले लोग हैं और वो कानून से खेलने वाले लोग हैं। उन्होंने गरीबों के हक को मारा, पीड़ितों के साथ न्याय नहीं किया। तो जो उन्होंने 60 साल में किया उसका
भुगतान उत्तर प्रदेश में उनको 8 गज जमीन कांग्रेस के पास नहीं है, वो मारी मारी घूम रही हैं। कभी जी प्रियंका बिल्कुल गांधी वरुण जी, घाट यात्रा आपको करती कांग्रेस है, विचारक कभी हैं, बहुत घाट सारी यात्रा बातें हैं, करती है। धर्मवीर जी ने भी बहुत सारी बातें बताई कि प्रतिनिधि मंडल उनका भी गया और बसपा का प्रतिनिधि मंडल गया, उसके बाद ही सब लोग बागों ने वहां पर जाना शुरू किया। ऐसे में आपको कहां लगता है कि बहुत सारी भीड़ की आवश्यकता पड़ती है जाने के लिए? और उसके अलावा, क्योंकि आपने एक बात बोली कि कांग्रेस जातिगत राजनीति नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती, करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि बलरामपुर भी जाना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि राजस्थान भी जाना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि जो इतने सारी घटनाएं हो रही हैं वहां पे भी जाना चाहिए? क्या केवल एक जगह जाने से सब चीजें हो जाती हैं? और प्रतिनिधि मंडल जाना चाहिए या धूम धड़ाके के साथ जाना चाहिए? जी सबसे पहले तो अपन बात कर रहे हैं, सब वक्ताओं ने बात करी, पैनलिस्टों ने बात की, विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम नहीं है। हर जनप्रतिनिधि चाहे एमएलए एमपी किसी पार्टी का हो, अगर वहां कोई गलत चीज हो रही है, कुछ घटना हो रही है, गलत काम हो रहा है, तो उसको आवाज उठानी चाहिए। जैसे आज उमा भारती जी ने और साध्वी निरंजन ज्योति जी ने उठाई, बीजेपी के होते हुए भी, तो मैं उनको साधुवाद देता हूँ। और आप जो बात कह रहे हो घटना का, तो लोग भीड़ की जो बात कह रहे हो, निर्भया कांड में अगर सोशल प्रेशर और मीडिया का प्रेशर नहीं होता तो उनको न्याय नहीं मिलता। कानून में हमारा जो बदलाव आया, रेप की डेफिनेशन बदली, कंसेंट की पूरे उसमें पूरा चेंज हुआ, 354A2D जोड़ी गई सीआरपीसी में, ये सब नहीं होती। इसलिए लोकतंत्र में जनता का प्रेशर, मीडिया का प्रेशर होना तो आवश्यक है, क्योंकि एक चीज हर चीज के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। लेकिन जो सीमा को क्रॉस करते हैं या राजनीतिक शुचिता को हटा देते हैं, तो वो उसको भूल जाते हैं, तो ये सब व्यवस्था में गड़बड़ी स्टार्ट होती है। आप मुझे बताइए, राजनेताओं का धर्म नहीं है क्या? और अभी अपन ने, इन्होंने पुलिस के अधिकारी बैठे थे माननीय, इन्होंने कहा था पुलिस में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। अरे भाई, एमएलए एमपी जीत के आएगा तो पुलिस को कंट्रोल कैसे रखेगा? वो निरंकुश हो जाएगी। जैसे आज हाथरस में आपने देखा कि प्रियंका जी के साथ बदतमीज हुई, उससे पहले पत्रकार तो नहीं लेके गई थी ना, वो लड़कियां बहन बेटियां हमारी गई थी जो, वो तो भीड़ लेके नहीं गई थी। उनको देखा हमने किस कदर पुलिस ने बदतमीजी की, मारपीट की। तो ये भीड़ की बात तो हम इसमें ना करें, उचित रहेगा, क्योंकि भीड़ तो देखो जनतंत्र लोकतंत्र है, कहीं अन्याय होगा तो भीड़ तो बाहर आएगी, अगर भीड़ नहीं आती है ना। क्योंकि जब तक भीड़ नहीं जाएगी पता कैसे लगेगा कि हमारी राजनीति कहां खड़ी है? जी संदीप चौधरी जी, अगर बात करें, सबसे एक अहम बात एक और आती है, जिस तरीके से आप भी देखते हैं, क्या वास्तव में हर चीज में, मैं फिर कहूंगा, जातिगत एंगल दे देना या उसकी आड़ में जो चीजें अब आ रही हैं? क्योंकि संदीप, अगर एक बात आप देखें, किस चीज की अब मांग रह गई है? सबसे अहम बात यह है ना कि अभी भी रोज लोग वहां जा रहे हैं, पूरे, मैं कहूंगा कोई दल ऐसा नहीं है जो वहां जाना नहीं चाहता है, जिसका प्रतिनिधि मंडल वहां नहीं जा रहा। आखिर अब क्या चाहिए? सीबीआई मांग हो गई, कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया, एसआईटी भी है, उसके अलावा वहां जो अधिकारी हैं वो निलंबित भी हो गए। अब क्या चाहिए और क्या? तो इसलिए जब ये क्या शब्द आता है तो लगता है कि कहीं ना कहीं सुनियोजित साजिश हो रही है। जी देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से पूरा ये घटनाक्रम हुआ, उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुई, इसलिए लोगों का ध्यान उस केस पे गया। ऐसा नहीं है हमारे देश में यही बलात्कार का केस हुआ या गैंग रेप हुआ या बलात्कार के बाद हत्या हुई, आए दिन इस तरीके के काम होते हैं। और मैं तो आपको कहना चाहता हूं 2 लाइनों में कि स्याही सूख नहीं पाती अखबारों की, और रोज खबर आ जाती है बलात्कारों की। तो चीजें बलात्कार होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें प्रशासन की तरफ से इस तरीके की गई, जिस वजह से राजनीति का भी ध्यान उधर गया, मीडिया का भी ध्यान उधर गया। अदरवाइज मीडिया भी हर रेप केस को तो कवर नहीं करती है, ये आप समझ सकते हैं। जहां तक बात आती है पुलिस की, तो ये बात सच है, जो अभी हमारे पुलिस के अधिकारी बैठे हैं उन्होंने बोला है, कई बार पुलिस को जो जिम्मेदारी होती है, जिस काम को करना होता है, उसको वो नहीं कर पाते, इस तरीके के सिक्योरिटी की रीजन से कि बड़े बड़े नेता वहां पे चले जाते हैं। लेकिन ये चीज नेताओं को सोचनी पड़ेगी और साथ में पुलिस को भी सोचनी पड़ेगी। आपको मैं स्वामी जी एक बात बताना चाहता हूँ स्वामी जी, कि आप किसी पुलिस स्टेशन में जाकर देखिए, आप सिंगल जाना वहां पे अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए, आपको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। यूपी के किसी भी पुलिस स्टेशन में आप जाकर के देखिए, और आप 100 लोगों को लेकर जाएंगे तो आपकी फौरन पुलिस रिपोर्ट दर्ज की जाएगी और उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। तो हमारे यहाँ का इस तरीके का सिस्टम बना हुआ है। ये भी संदीप जी बहुत बड़ा सवाल है, और ये सवाल लगातार सब लोग उठा रहे हैं।
और मैं संदीप से चाहूंगा कि संदीप की बात का जवाब दें, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के अंदर भी लगातार आप ही के एक एमएलए ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ कुछ अधिकारी साजिश कर रहे हैं, और ये साजिश का नतीजा है कि इस तरीके की घटनाएं आती है, क्योंकि चूक तो हुई है। और संदीप जी, उस चूक को कोई झुटला भी नहीं सकता, क्योंकि सब कैमरों के सामने थी। उसके बाद कहीं ना कहीं जब चीजें हुई तो उसके बाद लगातार उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि जो बात सब लोग कह रहे हैं कि निरंकुश जो सेटअप होता है, जो साजिशें होती हैं, और आपके तो खुद के एक एमएलए कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ कोई ना कोई साजिश अधिकारी वर्ग कर रहा है, तो वो कौन से अधिकारी वर्ग हैं जो कर रहे हैं? उसकी भी तो जांच होनी चाहिए, उसकी बातें भी होनी चाहिए। और अगर इस तरीके की घटनाओं पर भी रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी तो फिर क्या होगा? जी संदीप। देखिए, जिस प्रदेश में दशकों अधिकारियों ने मनमर्जी से प्रदेश चलाया हो और खुलेआम घटनाएं होती रही हो, मुखिया पे कोई फर्क न पड़ा हो, तो उस प्रदेश के अधिकारियों से अगर आप ये उम्मीद रखें कि बहुत जल्दी सुधर जाएंगे तो ये मुमकिन नहीं है। हालांकि मैं योगी जी की तारीफ करूंगा कि उन्होंने बहुत एग्रेसिवली, काफी हद तक बड़े पैमाने पे ऐसे जो अधिकारी थे जो कहीं ना कहीं जनता की सेवा के लिए, भलाई के लिए काम नहीं करना चाह रहे थे, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की और काफी लोगों को सबक सिखाया। लेकिन आज भी कुछ ऐसे महकमे में लोग बैठे हैं जिनकी लिस्ट शिवपाल जी के घर से बन के आई थी, तो कहीं ना कहीं शिवपाल जी का कर्ज चुकाने के लिए लगे हुए हैं। जिनकी लिस्ट बहन जी के घर से बन के आई थी तो उन्हें बहन जी का भी कर्ज चुकाना है। जिनकी लिस्ट 10 जनपद के द्वारा बन के आई थी तो उन्हें 10 जनपद का भी कर्ज चुकाना है। दूसरी चीज देखिए, कहीं ना कहीं मैं इस चीज को मानता हूं कि यूपी पुलिस को काफी सुधारने की कोशिश की है सरकार ने, और काफी हद तक बेहतर भी हुई है। वो दौर सबने देखा है। मैं यूपी बुंदेलखंड से बिलोंग करता हूं। मैंने देखा है कि सूर्यास्त के बाद कोई घर से नहीं निकल सकता था, क्योंकि अखिलेश यादव जी की सरकार थी, और कौन सा गुंडा कब उनके इशारे पे उगाही के लिए आपको उठा ले और फिर आधा कमीशन उनके पास पहुंचा दे। विकास दुबे इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल थे। तो कहीं ना कहीं आज प्रदेश की तस्वीर पूरी तरीके से बदली है। आज रात को 2 बजे भी किसान अपने खेत पे पानी लगाता है और जो प्रॉपर व्यवस्था है वो चल रही है। लेकिन फिर भी प्रदेश में भी बहुत बड़े पैमाने पर सुधार की जरूरत है। सरकार काफी हद तक प्रयास करती है कि नया ब्लड कहीं ना कहीं प्रशासन में शामिल किया जाए, और काफी हद तक कुछ कर्मचारी आए भी हैं और भी लगातार कोशिश जारी है। पूरे प्रदेश को अगर आप देखिए तो बदलाव के लिए सरकार बहुत अच्छे प्रयास कर रही है। बहुत बड़े तौर पर प्रदेश में सरकार ने बदलाव किए हैं और वो दिख रहे हैं। आज योगी जी के नाम पे लोग विश्वास करते हैं। अखिलेश और मायावती जी की राजनीतिक दुकानें बंद सिर्फ इसीलिए हुई क्योंकि योगी जी ने प्रदेश में एक बदलाव करके दिखाया है। और कहीं ना कहीं पुलिस महकमा भी सुधरा है। कुछ कर्मचारी अगर इस तरह की गलतियां करते हैं तो सरकार उन पर तुरंत कार्रवाई करती है, और कहीं ना कहीं उन कर्मचारियों में डर का भय भी है। डर का भय है, बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हैं संदीप जी, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो अब की बार नहीं होनी चाहती। हमारे साथ ज्ञानेंद्र रवाना जी, और अंतिम है क्योंकि समय कम है। ज्ञानेंद्र रवाना जी, जिस तरीके से पुलिस ने वहां पर, आप देखें कल भी हम कहेंगे जैसे जयंत के ऊपर भी लाठी चार्ज कर दिया, ये भी नहीं देखा कि क्या है क्या नहीं है। ऐसी भी बहुत सारी घटनाएं अचानक हो जाती हैं जिसका खमियाजा आम जनता को इसलिए भुगतना पड़ता है कि उसके बाद बहुत सारी जगह जाम, बहुत सारी जगह धरना प्रदर्शन, उसके कारण रोड जाम, ये घटनाएं भी होती है। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे भी ऐसा लगता है कि इस तरीके की घटनाएं, क्योंकि जयंत भी कोई ऐसा फेस नहीं था कि जिसे पहचाना ना जा सके। जी ज्ञानेंद्र रवाना जी, क्योंकि ऐसी घटनाएं होती हैं तब जाकर लगता है कि अब तो बहुत ज्यादा अति हो रही है किसी भी एक चीज पर। जी मेरा गोस्वामी जी सबसे अनुरोध है कि ये जो लोग कह रहे हैं कि हमने जाके साहब बहुत बड़ा काम किया, आपने कौन से इन्वेस्टिगेशन के साक्ष्य जुटा दिए? सजा जो होगी अपराधियों को वो एविडेंस के आधार पे होगी, ना कि बयानबाजी के आधार पे होगी। आप इतने सारे लोग जाते हो वहां पे। जी मुझे लगता है जी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप काम करने दें, और आपका काम है कि आप कानून अच्छा बनाए, कानून को विधानसभा में बनाए, संसद में बनाए, उन कामों को करें। यहाँ 1000 आदमी ले जाके आप कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं सिवाय उसको खराब करने के। जी मुझे लगता है ज्ञानेंद्र रवाना जी, आज वार्ता आपसे हो ही नहीं पा रही, और आपका जो वर्जन है वो अपने आप में बड़ा खास है। जब आप बोलते हैं तो बड़ी, मैं कहूँगा एकदम निर्भीकता से बात करते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। ये होना भी चाहिए, और यही सब बातें हैं कि एक पुलिसकर्मी को सबसे अलग बनाती है। कहीं ना कहीं हमारी पुलिस को भी ये सोचना चाहिए कि जो छवि पर दाग लग रहे हैं उनसे किस तरीके से पीछा छुड़ाया जा सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पुलिस ने बहुत अच्छे काम नहीं किए हों। अभी भी आप देख लीजिए, लगातार जब कोरोना चल रहा था ये यही पुलिस थी
जो अपनी जान पर खेलकर काम कर रही थी। यही वो पुलिस है कि जब कोई रात के अंधेरे में जाता है और उसे कुछ लगता है कि मेरे साथ कुछ हादसा हो रहा है, तो कोई खाकी वर्दी वाला जब सामने से दिख जाता है तो उसके अंदर सांस आ जाती है कि नहीं यार चलो वहां पुलिस वाला है, मेरे साथ कोई घटना नहीं होगी। लेकिन अगर इस तरीके की घटनाओं में पुलिस की संलिप्तता पाई जाएगी तो कहीं ना कहीं एक बात जरूर है कि लोगों के मन में यह बात जरूर आएगी कि वास्तव में हमें न्याय कहां मिलेगा। इसी तरीके से हमें भी यह सोचना चाहिए कि हमें ऐसे कानून बनाने चाहिए, हमें ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए, हमें अपने संस्कार और संस्कृति को देखना चाहिए कि इस तरीके की घटनाएं ना हो। क्योंकि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो ना तो वो जाति का रंग देखती है और ना आपका रंग देखती है। घटना करने वाला जो दरिंदा होता है उसके सर पर जब खून सवार होता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता, ना जाति दिखाई देती और ना सामने वाला कोई दिखाई देता। ऐसे में हमें खुद सोचना होगा कि आखिर किस तरीके से ये घटनाएं रुकें, किस तरीके से हम समाज को एक संदेश दें कि यहां सब सुरक्षित हैं। आज चर्चाएं खास में फिलहाल इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।